Hello everyone, welcome back to our channel. I am Aaron, your friend, your brother, आप सभी का दोस्त। आज हम नाइन्थ क्लास की हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। हमने हिटलर के बारे में बहुत बार सुना हुआ कि हिटलर, जैसे कि हम किसी को कुछ कहते हैं तो हम कहते हैं ज़्यादा हिटलर मत बन। मतलब कोई अगर दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है तो हम कहते हैं ज़्यादा हिटलर मत बन। कौन थे हिटलर और उनका राइज कहाँ से हुआ था? बेसिकली हिटलर जर्मनी से रिलेटेड हैं और उनका वहाँ पे राइज कैसे हुआ है, इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में जानेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं कि हिटलर के आने से पहले जर्मनी जहाँ पे हिटलर का ओरिजिन हुआ तो वहाँ क्या क्या हुआ और ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से हिटलर का राइज हुआ और वो इतना पॉपुलर हो गया। तो अगर हम बात करें जर्मनी बिफोर हिटलर से पहले जर्मनी कैसी थी, तो इन 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। किसके बीच में? अलाइड फोर्सेस के बीच में एंड सेंट्रल फोर्सेस के बीच में। तो अगर हम अलाइड फोर्सेस की बात करें तो उसमें कंट्रीज थी फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया एंड यूएस। ये अलाइड पावर्स में थी। अगर सेंट्रल पावर की बात करें तो उसके अंदर थी जर्मनी, ऑस्ट्रियन हंगरी और भी कई सारे, ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ये थी सेंट्रल पावर के अंदर। तो हमारी जो जर्मनी थी वो भी हमारी सेंट्रल पावर के अंदर थी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब यूएसए ने ज्वाइन किया वर्ल्ड वॉर को इन 1970, तो जर्मनी लॉस्ट हो गया। जो सेंट्रल पावर थी वो लॉस्ट हो गई। अब ये वॉर में लॉस्ट हो गई तो ऐसा तो नहीं है कि इनके साथ कुछ किया नहीं जाएगा। जब ये वॉर में लॉस्ट हुई हैं तो इनको कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ जब ये वॉर में हार गई जर्मनी, तो जर्मनी में एक गवर्नमेंट सिस्टम आया, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आया जिसको हम वीएमआर रिपब्लिक बोलते हैं, जहाँ पे लोगों ने एक गवर्नमेंट को चुना जिसको हम वीएमआर रिपब्लिक बोलते हैं। अब ये कब हुआ? जब जर्मनी हार गई थी। ठीक है, जर्मनी जब हार गई थी, तो जब ये जर्मनी हार गई तो जर्मनी को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी। ट्रीटी थी वो ट्रीटी ऑफ वर्सलेस। और ये ट्रीटी किसने साइन करी? वीएमआर रिपब्लिक, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो कौन थी? वीएमआर रिपब्लिक। तो उसने इस ट्रीटी को एक्सेप्ट किया। ये एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी। ह्यूमिलेटिंग से सेंस है कि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि इसने पूरी जर्मनी की इकॉनमी, पॉलिटिकल सिस्टम, सोसाइटी, सारी बुनियादों को हिला के रख दिया। अगर हम ट्रीटी ऑफ वर्सलेस की बात करें तो इसमें क्या हुआ कि इसकी वजह से जो ओवरसीज़ कॉलोनीज़ थी जर्मनी की जो कॉलोनीज़ थी, जर्मनी ने जिन एरियाज़ को कब्ज़ा रखा था अपने एरिया से, जो जर्मनी का मेन एरिया एक, तो दूसरा कहीं कहीं जगह पे उनको कहीं टापुओं को या कुछ कंट्रीज़ को कब्ज़ा रखा होता है, जिन्हें बोलते हैं ओवरसीज़ कॉलोनीज़, उनको जर्मनी से छीन लिया गया। अब इन कॉलोनी से क्या था? इन कॉलोनी से इनको स्लेव्स मिलते थे, इनको ये रॉ मटेरियल्स मिलते थे, वो सारी चीज़ें बंद हो गई। सेकंड थिंग, 1/10 जो पॉपुलेशन थी जर्मनी की वो लॉस्ट हो गई, वो पैरिश हो गई वॉर के दौरान। कुछ भूखमरी से मर गए, कुछ वॉर के दौरान मर गए। ठीक है, 75% जो जर्मनी है ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स रिच है, मतलब उसमें बहुत सारे तरह के रिसोर्स पाए जाते हैं। तो उसका जो 75% जो आयरन था वो ले लिया गया। 26% जो उसका जो कोल था वो भी ले लिया गया। साथ में उसको डीमिलिटराइज कर दिया गया। डीमिलिटराइज मतलब उसकी मिलिट्री को हटा दिया गया, पूरी को वैनिश कर दिया गया। साथ के साथ जो रिसोर्स वहाँ का, जर्मनी में एक रिसोर्स रिच एरिया है जिसे बोलते हैं राइनलैंड, वो राइनलैंड को भी उससे छीन लिया गया। वो एक रिसोर्सेज रीजन था जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ काम करती थी, और इंडस्ट्रीज चल रही हैं तो लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो मतलब इकॉनमी एक स्टेबल तरीके से, लोगों की ज़िंदगी भी एक स्टेबल तरीके से चल रही है। लेकिन वो रिसोर्स रिच रीजन जो राइनलैंड था वो भी उनसे छीन लिया गया। अब ये, तो अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात करें कि वॉर जो हुआ जिसमें जर्मनी जो सेंट्रल पावर थी वो हार गई, तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं? अब अगर हम बात करें सबसे बड़ा इफेक्ट, देखो ट्रीटी ऑफ वर्सलेस साइन की इतने सारे इफेक्ट, कि ये सारे इफेक्ट किस पे पड़ेंगे? एक फाइनेंशियल कंडीशन में। वहाँ की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी जर्मनी की वो पूरी तरीके से वैनिश हो गई। जो जर्मनी थी वो एक बहुत ही, मतलब एक पावरफुल स्टेट थी बिफोर वॉर, लेकिन वॉर के बाद उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई क्योंकि उसके सारे रिसोर्सेज ले लिए गए। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल था।
साइकोलॉजिकल एक भी लोगों पे प्रेशर पड़ता है कि मतलब कुछ लोग जो पहले बहुत बड़े पैसे वाले थे आज की डेट में वो भी उन लोगों के साथ रह रहे हैं जो बिल्कुल तबके पे हैं, स्ट्रीट्स पे रह रहे हैं लोग, उनके साथ उनको जब कंपैरिजन किया जाएगा तो उन लोगों के अंदर एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा डेवलप होगा कि मतलब हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए, ठीक है। तो ये सारे साइकोलॉजिकल प्रेशर लोगों पे, साथ ही साथ जब वो वॉर हार गई तो उनको ये भी डर था कि शायद हम पे कब्जा कर लिया जाए या फिर हमें स्लेव्स बना लिया जाएगा। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था उनके ऊपर जो वो फेस कर रहे थे जर्मनी के लोग। साथ में अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो जो सोल्जर्स थे उनको ज़्यादा अहमियत देने लगे, ग्रेटर देन द सिटीजन, जो वहाँ के लोग थे उनसे ज़्यादा उनके वहाँ के सोल्जर्स को अहमियत देने लगे। साथ में एग्रेशन होता है, जो एग्रेशन होता है उसको सपोर्ट मिलने लगा कि मतलब तुम एग्रेशन करो कोई बात नहीं है, एग्रेशन को सपोर्ट में आ गए वो लोग, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए इस ट्रीटी ऑफ वर्सलेस से। फिर क्या हुआ, जब लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए तो कुछ जो कम्युनिस्ट लोग थे, तो कम्युनिस्ट लोग थे वो चाहते थे कि लेट्स स्टार्ट अ रिवॉल्यूशन, हाँ चलो हम एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इस सारे सिस्टम को हटाते हैं। और कंजर्वेटिव स्टार्टेड थे, वो अपोज कर रहे थे डेमोक्रेसी को, ये वीएमआर रिपब्लिक को अपोज कर रहे थे, क्योंकि वो देखते थे कि इस वीएमआर रिपब्लिक ने ही ये सारी ट्रीटीज को एक्सेप्ट, ये ट्रीटी ऑफ वर्सलिस को एक्सेप्ट किया है, जिसकी वजह से हमारी ये कंडीशन है। तो वो चाहते थे कि ये इस वीएमआर रिपब्लिक को ही हटाओ, ये बेकार है बिल्कुल, और ये डेमोक्रेसी से उनका विश्वास ही उठ गया कि मतलब डेमोक्रेसी के टाइम पे हमारी ये हालत है तो डेमोक्रेसी का क्या ही फायदा। तो लोगों के मन में ना एक मतलब एक नेगेटिव थॉट पैदा होने लगा अगेंस्ट द डेमोक्रेसी के खिलाफ। और द कम्युनिस्ट वांटेड टू स्टार्ट अ रिवॉल्यूशन, वो चाहते थे कि एक रिवॉल्यूशन को शेप करा जाए, ठीक है। तो क्या होने लगा, अब जब चीज़ें लिमिटेड होने लगी तो क्या हुआ, वहाँ पे इन्फ्लेशन आने लगी। अब इन्फ्लेशन एक तो होती है नॉर्मल इन्फ्लेशन कि मतलब धीरे धीरे चीज़ें को प्राइस बढ़ रहे हैं साल भर साल, लेकिन एक होती है हाइपर इन्फ्लेशन कि इन्फ्लेशन 2 दिन में 1 महीने में इतनी रफ्तार से बढ़ गई है कि वो पहले सिंगल डिजिट में थी, फिर वो डबल डिजिट में, कभी कभी तो ट्रिपल डिजिट तक भी जो इन्फ्लेशन थी वो पहुंच गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि जर्मनी ने प्रिंट किया टू मच करेंसी, इन्होंने करेंसी बहुत ज़्यादा करेंसी, इन्हें सोचा कि अगर पैसा नहीं है तो करेंसी को प्रिंट कर देते हैं, इससे हम पे पैसा आ जाएगा तो हमारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन इकोनॉमी में एक चीज़ होती है डिमांड एंड सप्लाई, जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी तो एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। अब इन्होंने इतनी सारी करेंसी को प्रिंट किया तो क्या हुआ, डिमांड एक साथ पीक पे बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई एकदम, लेकिन जो चीज़ें हैं वो तो लिमिटेड हैं। तो क्या हुआ, जब चीज़ें लिमिटेड हैं और डिमांड ज़्यादा है तो चीज़ों के जो प्राइस है, जो चीज़ों की, मान लो ये मार्कर है, ठीक है, ये अभी कितने रुपए का आ रहा है, 10 या 15 रुपए का मिल रहा है, ठीक है, एक एज्यूम करते हैं कि ये 15 रुपए का मिल रहा है। लेकिन अगर अगर पैसा ज़्यादा आ जाए लोगों पे, है ना, और हर लोग इस मार्कर की डिमांड करें तो इसके प्राइस बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे, ये मतलब 30, 35, 40, और है ये लिमिटेड प्रोडक्शन क्योंकि इसका लिमिटेड हो रहा है, क्योंकि जो रिसोर्सेज, जो रॉ मटेरियल लग रहे हैं इसको बनाने में वो लिमिटेड है। तो क्या हुआ, प्रिंटेड टू मच करेंसी, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई चारों तरफ। लेकिन फिर क्या हुआ कि इन्होंने ना, अमेरिका ने इनको लोन प्रोवाइड करे, तो क्या हुआ, 4 साल तक 1924 से 1928 तक थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई सिस्टम में, क्योंकि इनको लोन्स मिल गए अमेरिका से। लेकिन ये 1928 तक ये सिस्टम बहुत अच्छा चला, लेकिन 1929 में एकदम कोलैप्स्ड हो गया सिस्टम पूरा, क्योंकि इनके जो लोन्स थे वो बंद हो गए। अब वो अमेरिका भी है, वो लोन्स कब तक देगा, है ना, उसको भी अपने मतलब वो लोन का जो इंटरेस्ट है वो चाहिए। अब ये इंटरेस्ट भी नहीं चुका पा रहे तो वो लोन क्यों देगा, तो उसने भी लोन देने से मना कर दिया और लोन बंद कर दिया। लोग स्ट्रीट पे आ गए, मतलब उन पर कुछ चारा नहीं, उन्होंने घर भेज दिया अपना, चीज़ खाने के लिए उनके पास चीज़ें नहीं हैं, और अगर चीज़ें हैं, अगर पैसा है भी है तो चीज़ें लिमिटेड हैं, ख़त्म हो जा रही हैं, और चीज़ों के प्राइस इतने बढ़ गए हैं कि मतलब जनरल पब्लिक उन चीज़ों को अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो क्या हुआ, जो वॉल स्ट्रीट मतलब एक फाइनेंशियल, जो वहाँ का फाइनेंशियल सिस्टम था मेन, वो क्रैश्ड हो गया, पूरी तरीके से हट गया। तो इस पे थोड़ा बहुत लोग निर्भर थे कि फाइनेंशियल सिस्टम तो चलो सही चल रहा है, लेकिन जब ये क्रैश हुआ तो
कुछ नहीं बचा था जर्मनी में। जर्मनी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, उसकी जो सोसाइटल कंडीशन थी, उसकी ये सारी जो कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक बन गई। मतलब बहुत ज़्यादा लोग परेशानी में थे, लोग मर रहे थे, भुखमरी से मर रहे थे, और बहुत सारे लोग तो अनएम्प्लॉयड हो गए। मतलब उनके पास करने को कोई जॉब नहीं है। अब जॉब नहीं है तो वो खाएं क्या? तो ये सारी कंडीशंस थी बिफोर दी कमिंग ऑफ हिटलर। अब इतनी सारी कंडीशंस के बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हिटलर ने ऐसा क्या किया कि इन इतने डेस्परेट लोगों को उसने इकट्ठा किया और एक नया नज़रिया दिया और एक नई सोच दी। तो ये जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जाइए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बहुत सारा प्यार दिखाएं। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, और ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। और एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से जय हिंद।